अब चलो नहीं तुम्हारा समय दिखता क्या रुपेश उधर थोड़ा टेक्निकल टीम काम करो तो खाली मटेरियल लेने के चक्कर में नहीं रहो थोड़ा शोषण कम करो थोड़ा इधर भी दो प्रेशर लगता है थोड़ा ध्यान भी दिया करो अच्छा माइक एक दिन रेस्ट एक दिन माइक उससे क्या होगा इफेक्ट कम पड़ेगा जय हिंद दोस्तों आज हम लोग उपस्थित हुए हैं अपने दूसरे सेशन में तो आप लोग को 10 से 15 मिनट का करंट अफेयर्स मिल गया होगा और आप लोग का जो है कि डेली के हिसाब से आप लोग करंट अफेयर्स देखिएगा और साइंस देखिएगा और जो है कि स्टैटिक और जीके देखिएगा आपको क्वेश्चन या भरोसा दिलाते हैं कि आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा आप अधिक से अधिक उतना सा नंबर आ जाएगा कि जिससे आपका रिजल्ट और मेरिट बन जाएगा आराम से दिक्कत नहीं होगा तो चलिए हम जो है कि बिना कोई देरी किए हुए अपने सेशन को हम शुरू करते हैं थोड़ा जल्दी से तो आप लोग को आज का पहला सवाल बताना है कि मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा उत्तक सबसे कठोर और अस्थिमय उत्तक होता है तो याद रखिएगा हड्डी कौन सा होता है हड्डी हड्डी एक प्रकार का आपका उत्तक के रूप में काम करता है एक प्रकार का संयोजी उत्तक के रूप में काम करता है और वह कठोर रूप में पाया जाता है और हमारे हड्डी का जो अध्ययन कहलाता है वह ऑस्टियोलॉजी कहलाता है क्योंकि हड्डी को हम लोग अस्थि बोलते हैं और अस्थि से याद रख लीजिएगा ऑस्टियोलॉजी और हड्डी जो बना है वह कैल्शियम और फास्फोरस के मिला के बना हुआ है लेकिन याद रखिएगा हड्डी में जो पाया जाता है 8% फास्फोरस कितना परसेंट 8% फास्फोरस पाया जाता है और हड्डी का जो जोड़ कहलाता है वह लिगामेंटस कहलाता है और हड्डी और जो मांस का जोड़ कहलाता है वह आपका टेंडन कहलाता है क्या कहलाता है टेंडन आपको इसमें हम जुगाड़ दिए थे एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक यानी मांस और बोन का जो जोड़ कहलाता है वह टेंडन कहलाता है और टेंडन का हिंदी नाम होता है कंडरा टेंडन का हिंदी नाम होता है कंडरा क्योंकि आप लोग को पता है कि टेंडन में डो आता है और कंडरा में भी डो आता है और हड्डी का जोड़ कहलाता है लिगामेंटस उसको हिंदी में स्नायु कहते हैं क्या कहते हैं स्नायु और हड्डी के बीच में एक चिपचिपा द्रव पाया जाता है जिसे साइनोवियल द्रव कहते हैं क्या कहते हैं साइनोवियल द्रव कहते हैं और हमारे हड्डी में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं जैसे विटामिन डी की कमी से जो होता है वह रिकेट्स बीमारी होता है विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है उसको हम लोग सुखार रोग भी कहते हैं और हड्डी में गठिया रोग होता है टिटेनी रोग होता है ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के रोग हमारे हड्डी को प्रभावित करता है तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे शरीर में जो खून होता है वह भी एक प्रकार के संयोजी उत्तक के रूप में काम करता है क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रक्त है एक क्या संयोजी उत्तक रक्त है एक क्या तो संयोजी उत्तक और रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है 7.4 होता है यानी आप जो आंसू बहाते हैं किसी के लिए तो समझिए कि वह खून के बराबर बह रहा है आपका इसीलिए आप लोग जिनके लिए बहा रहे हैं उनसे हम यह बता रहे हैं कि आप उनके आंसू का अहमियत से को समझिए और उनका जो कमजोरी है आप उनसे जो है कि उनको सॉल्व कीजिए तो कहने का मतलब है कि आंख में जो आंसू निकल रहा है और खून जो निकल रहा है दोनों का मान बराबर होता है पीएच स्केल पे 7.4 कितना होता है 7.4 होता है वहीं पित्त रस का पीएच मान होता है 7.7 होता है पित्त रस का पीएच मान और आप लोग को पता है कि पित्त रस जो स्रावित होता है किस अंग से तो पित्त रस स्रावित होता है यकृत से और पित्त जमा होता है पित्ताशय में पित्त जमा होता है पित्ताशय में और पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है अगला क्वेश्चन और आपको पता है कि आंख से जो आंसू निकलता है लेक्रिमल ग्रंथि से एक ग्रंथि होती है लेक्रिमल ग्रंथि उसी से आंख से आंसू निकलता है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहते हैं ओलावृष्टि क्या कहते हैं ओलावृष्टि कहते हैं पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने की प्रक्रिया को वृष्टि कहते हैं और आप लोग को पता है कि पानी की बूंद जो ऊपर से नीचे गिरती है गोलाकार रूप में वो किसके कारण तो पृष्ठ तनाव के कारण किसके कारण पृष्ठ तनाव के कारण होता है याद रखने का जो है कि कोशिश कीजिएगा अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है विद्युत में केसीएल का पूर्ण रूप क्या होता है तो याद रखिएगा कि विद्युत में केसीएल का जो पूर्ण रूप होता है वह आपका धारा के नियम पर आधारित है जो कि किरचॉफ का धारा होता है कौन सा धारा तो किरचॉफ का धारा यानी कहने का मतलब एक होता है केसीएल एक होता है केवीएल थोड़ा सा इसको डीपली में समझिए
किरचॉफ के अनुसार एक नियम होता है केसीएल का नियम, यानी केसीएल, यानी के से किरचॉफ हो जाएगा, सी से हो जाएगा करंट, क्या हो जाएगा करंट, एल से हो जाएगा लॉ, यानी कि किरचॉफ का करंट वाला लॉ जो होता है उसको हम लोग केसीएल कहते हैं। एक होता है केवीएल, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी कि वोल्टेज को केवीएल में रूप में बताएंगे, और केसीएल जो होता है वो आपका करंट को दर्शाएगा। समझ में आया? यानी केसीएल और केवीएल जो है किरचॉफ ने दिया है, और सी से बीच में करंट हो जाएगा, बी से वोल्टेज हो जाएगा, के से किरचॉफ और दोनों पट्टी एल से लॉ हो जाएगा, यानी नियम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O के नाम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को जानते हैं, और इसको शॉर्ट में हम लोग पीओपी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीओपी कहते हैं। और उस पीओपी का प्रयोग हम लोग, अगर हड्डी हम लोग का टूट जाता है हाँ, तो उसको प्लास्टर करने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, और विभिन्न प्रकार के घर वगैरह भी बनाने में हम लोग पीओपी का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली पदार्थ चट्टान सामग्री जो बाहर निकलती है उसको मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे शरीर में पूरा अंदर में एकदम गर्मी लगने लगता है तो हम लोग का पसीना बाहर निकलने लगता है। पसीना निकलता है बाहर, यानी पसीना जब बाहर निकलता है यानी अंदर में गर्मी होगा तभी पसीना बाहर निकलेगा। तो उसी तरह से पृथ्वी के अंदर में भी जब विभिन्न प्रकार के जैविक पदार्थ हैं, और जैविक पदार्थ यानी कोयला हो गया, पेट्रोल रसायन हो गया, यानी विभिन्न प्रकार के जैविक पदार्थ हैं, और वह जैविक पदार्थ भी अधिक से अधिक उष्मायुक्त होता है, उसमें भी बहुत सारा गर्मी होता है। तो वह जब अधिक अंदर में गर्म हो जाता है तो वह भी सोचता है कि हम अंदर से बाहर निकल जाएं। जब अंदर से बाहर निकलने लगेगा तो वह पृथ्वी को फाड़ के निकलेगा, और जब पृथ्वी को फाड़ के निकलेगा तो समझिएगा कि ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। क्या हो गया? ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। और ज्वालामुखी विस्फोट के तहत जो ऊपर में जो निकलता है वह लावा के रूप में निकलता है। किस रूप में निकलता है? लावा के रूप में निकलता है, और ऊपर में जम जाता है तो हम लोग उसको जो है कि मैग्मा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मैग्मा कह देते हैं। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, आता है एग्जाम में। और जो ज्वालामुखी जैसे निकला तो एक प्रकार के वहां कुआं की तरह मुंह बन गया होगा, तो कुआं की तरह जो मुंह बन गया यानी कि ज्वालामुखी के मुख को हम लोग क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर, क्योंकि वही स्थान क्रिएट किया है आपको जो है कि ज्वालामुखी उद्गार के लिए, ज्वालामुखी निकलने के लिए। ये सब क्वेश्चन है। और ज्वालामुखी आप लोग को पता है कि ज्वालामुखी जो सबसे अधिक निकलता है वह आपका जापान सब के एरिया में निकलता है। जापान सब के एरिया में निकलता है ज्वालामुखी बहुत अधिक मात्रा में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है। तो चंद्रमा का द्रव्यमान 7.347 गुना 10 पे पावर 22 केजी होता है। आपको पावर याद रखना है, 10 पे पावर 22 केजी होता है आपका चंद्रमा का द्रव्यमान। और द्रव्यमान जो है वह सब जगह समान होता है, लेकिन भार सभी जगह अलग अलग होता है। भार जो है वह सदिश राशि है, और द्रव्यमान जो है वह अदिश राशि है। और भार को हम लोग न्यूटन में मापते हैं, क्योंकि भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, और द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी होता है। क्या होता है? केजी होता है द्रव्यमान का मात्रक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि सर्दी के मौसम में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं। तो सर्दी के मौसम में बोई जाने वाली फसल को रब्बी फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? रब्बी फसल, क्योंकि रब्बी फसल जो बोई जाती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और अक्टूबर नवंबर में ठंड वगैरह आ जाता है यानी सर्दी आ जाता है। तो ये सब याद रखिएगा। और जून जुलाई में हम लोग बोते हैं खरीफ फसल, यानी कि हम लोग धान को बोते हैं या चावल को बोते हैं। आप लोग को हम बताए थे कि चावल 3 अक्षर का है और खरीफ 3 अक्षर का है, और गेहूं 2 अक्षर का है और रब्बी 2 अक्षर का है। यानी गेहूं वाला जो आपका फसल है वो रब्बी है, और चावल जो है वह खरीफ है। ये सब याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति के लिए सूत्र क्या होता है। तो आप लोग को बता दे कि एक होता है आवृत्ति, एक होता है आवर्तकाल। ये दोनों के बीच रिलेशन होता है, और ये दोनों का संबंध ध्वनि से रिलेटेड है। तो आप लोग को बता दे ध्वनि की चाल रहे या तरंग की चाल रहे उससे संबंधित आपका आवृत्ति और आवर्तकाल काम करता है। तो जैसे आपको हम बताते हैं कि आवृत्ति बराबर होता है सूत्र, आवृत्ति बराबर होता है सूत्र 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर होता है यानी n बराबर होता है 1/t। 1/t आवृत्ति यानी हो गया n, t यानी हो गया आवर्तकाल, यानी n बराबर होता है 1/t। आपको मानना पड़ेगा, ग्रुप डी ऐसा एग्जाम में
इस पे न्यूमेरिकल लगभग हर एक शिफ्ट में पूछा गया था पिछला बार कि आपको दे देगा कि किसी तरंग का आवर्तकाल जो है कि आपका 0.5 सेकंड है, तो इसकी आवृत्ति बताइए। तो आप लोग सीधे भाग दे दीजिएगा 1/0.5, तो आपका जो निकल जाएगा यानी कि वो पॉइंट रहेगा ऊपर में 10 चल जाएगा, 5 दूना 10 यानी 2 का हो जाएगा आपका आवृत्ति। आवृत्ति का मान 2 आ जाएगा, यानी सीधा याद रखेगा आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। ये इस पे न्यूमेरिकल आया है। और आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, और फिर तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रम, और हम लोग आवर्तकाल यानी समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं। किस में मापते हैं? सेकंड। आवर्तकाल का मतलब होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब हो गया टाइम, टाइम को सेकंड में मापते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और एक और सूत्र यहाँ पर प्रयोग होता है, तरंग की चाल बराबर, तरंग की चाल n बराबर सूत्र होता है, तरंग की चाल v बराबर सूत्र होता है n लैम्डा। क्या होता है? n लैम्डा। n लैम्डा मतलब n मतलब हो गया आवृत्ति, लैम्डा मतलब हो गया तरंगदैर्घ्य। लैम्डा मतलब ऐसे लिखते हैं लैम्डा को, लैम्डा का मतलब तरंगदैर्घ्य, यानी आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य को अगर दोनों को गुना करेंगे तो हमको तरंग की चाल मिल जाएगा। तरंग की चाल, इस पे भी न्यूमेरिकल बहुत बार पूछा है, याद रखिएगा। और तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है, और एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, अर्थात इसका मान हम लोग मीटर में देख रहे हैं तो होता है 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, यानी एंगस्ट्रम यानी तरंगदैर्घ्य को जो सामान्यतः दिखाते हैं हम लोग मीटर में। किसमें दिखाते हैं? मीटर में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बताइए, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2। हीलियम का परमाणु संख्या 2। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे आवर्त सारणी का पहला अक्र गैस कौन सा है या अक्र तत्व कौन सा है, तो वही हीलियम है। क्योंकि अक्र गैस जैसे रेडॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, जीनोन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया और हीलियम हो गया, तो इस तरह में आवर्त सारणी पे देखने में आपको पता चलेगा सबसे पहले हमको हीलियम मिल रहा है। यानी अगर क्वेश्चन पूछेगा कि आवर्त सारणी का पहला गैस तत्व कौन सा है, तो मारिएगा हाइड्रोजन, यानी पहला ही हाइड्रोजन मिल जाता है, वो गैस तत्व है। वही हीलियम के बारे में क्वेश्चन बनाएगा कि आवर्त सारणी का पहला अक्र गैस कौन सा है या अक्र तत्व कौन सा है, तो मारिएगा हीलियम। वही तीसरा नंबर पे जो लिथियम आता है, लिथियम के बारे में जो क्वेश्चन आता है, आप लोग को पता है लिथियम गैस नहीं है, लिथियम एक ठोस तत्व है, अर्थात वो एक प्रकार का धातु के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आवर्त सारणी का पहला धात्विक तत्व कौन सा है, तो लिथियम मारेंगे। क्या मारेंगे? लिथियम। ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये तीनों के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। और हीलियम का खोज लोकेयर ने किया है, हीलियम का खोज लोकेयर ने किया है, हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया है, नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड ने किया है, अक्र गैस का खोज जो किया है रेंजे रेले ने किया है, वही अमोनिया का खोज प्रिस्टले ने किया है, और ऑक्सीजन का खोज भी प्रिस्टले ने किया है। तो याद रखने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, डीएनए में से एक आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी के लिए प्रतिलिपि बनाने की क्रिया को प्रतिलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलेखन कहते हैं। याद रखिएगा कि डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को हम लोग प्रतिलेखन कहते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए कि दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण, दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या कहलाता है? हस्तक्षेप। क्या कहलाता है? हस्तक्षेप। अगर कोई मान लीजिए एक किरण यहां से निकल रही है, अगर वो अकेले जा रही है तो वो आराम से जो है कि आगे की ओर जाएगी। लेकिन मान लीजिए आप रात में एक टॉर्च आप इधर से जला रहे हैं और उधर से आप ही के दिशा में एक टॉर्च जला रहा है, तो दोनों का प्रकाश टकरा के दोनों का बिखराव हो जाता है, दोनों आप एक दूसरे को नहीं पहचान पाइएगा। तो क्वेश्चन यही है कि जब आप जो है कि दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण जो हो रहा है, उसमें कोई डिसीजन नहीं आ रहा है कि किधर मेरा प्रकाश जा रहा है नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है कि एक दूसरे में आप दोनों हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हस्तक्षेप ही आएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, प्रति इकाई आयत के द्विध्रुव कीचड़ को क्या कहा जाता है? ध्रुवीकरण। क्या कहा जाता है? ध्रुवीकरण होता है, याद रखिएगा। और ध्रुवीकरण जो होता है, क्वेश्चन आता है कि ध्रुवीकरण जो होता है वह किस प्रकार के तरंग का, ध्वनि तरंग का या प्रकाश तरंग का? तो ध्रुवीकरण जो होता है वह आपका किसका होता है? प्रकाश तरंग का। ध्रुवीकरण जो होता है वह प्रकाश तरंग का होता है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा ये अनुप्रस्थ तरंग है
है, अब कौन सा अनुदैर्घ्य तरंग है, तो इसमें जुगाड़ देते हैं आपको। अनुदैर्घ्य में ध्व आ रहा है यानी ध्वनि तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है वह ध्वनि तरंग होता है। जब अनुदैर्घ्य तरंग ध्वनि तरंग हो गया तो अनुप्रस्थ तरंग जो होगा वह प्रकाश होगा, यानी अनुप्रस्थ में प आ रहा है तो प्रकाश तरंग मारेंगे, और अनुदैर्घ्य जो होता है वह ध्वनि तरंग आता है। लेकिन ध्रुवन जो होता है तो ध्व से ध्रुवन, ध्व से ध्वनि नहीं मारेंगे, ध्व से ध्वनि नहीं मारेंगे, ध्व से ध्रुवन होता है, लेकिन ध्वनि इसमें नहीं लगा के इसमें प्रकाश लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्रकाश लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। चर चुंबक क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रभाव के उत्पादन की प्रक्रिया कहते हैं विद्युत चुंबक प्रेरण। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक प्रेरण। यानी कहने का मतलब चुंबक क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव से जो चुंबक की धारा प्रभावित होती है उसे विद्युत चुंबक प्रेरण कहते हैं, और इसी के आधार पर ट्रांसफार्मर कार्य करती है। कौन कार्य करती है? ट्रांसफार्मर हो गया, ये सब आपका डायनेमो हो गया, ये सब विद्युत चुंबक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा एक पुस्तक विज्ञान कथा पुस्तक का उदाहरण? तो सूर्य सिद्धांत। कौन है? सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत जो पुस्तक है वह एक विज्ञान कथा पुस्तक है, और सूर्य सिद्धांत पुस्तक के जो लेखक है, सूर्य सिद्धांत पुस्तक के जो लेखक है वह आर्यभट्ट है। सूर्य सिद्धांत पुस्तक के जो लेखक है वह कौन है? आर्यभट्ट है, याद रखिएगा, सूर्य सिद्धांतम आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अगला क्वेश्चन बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाउस गैस यानी कि हरित गृह प्रभाव जो होता है उसके गैस के उत्सर्जन को कम करना क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। जैसे आप लोग को पता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है कि जो है कि ओजोन परत को संरक्षण देना, उसी तरह से क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य है आपका क्या करना? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। और ग्रीन हाउस गैस जो होता है वह CO2 होता है। कौन होता है? CO2। आप लोग को पता है कि जब हमारा पृथ्वी का जन्म हो रहा था, जब हमारा पृथ्वी का जन्म हो रहा था उस समय ऑक्सीजन वगैरह पृथ्वी पर कुछ नहीं था। उस समय पृथ्वी का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, और धीरे 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 जब यह जो विस्फोट हुआ आपका नीचे से, तो पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा हुआ, और ठंडा होते होते ठंडा इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी के जो बाहरी तापमान था वह बहुत ही ठंडा था, एटमॉस्फेयर उसका। इसीलिए आप लोग को पता है कि कोई अगर गर्म वस्तु है इसको हम ठंडा क्षेत्र में जाके रख देंगे तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। जैसे आप लोग को पता है, आप लोग सुने होंगे शीतलन का नियम। शीतलन का नियम का मतलब है कि मान लीजिए कि आप कोई वस्तु हम गर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे गर्म होकर आगे भागता है। वहीं पर आप लोग को पता है कि कोई भी वस्तु गर्म है और वह जो है कि अपने गर्म स्थान से ठंडे स्थान की ओर प्रभावित होता है, यानी उसका ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, यानी जहां पर मान लीजिए कि यहाँ पर मेरा गर्म स्थान है तो धीरे धीरे यह इधर से इधर जाएगा ठंडे की ओर, जो है कि उसके भागने का उसका रूप होता है। यानी कोई भी पदार्थ जो गर्म होता है वह अपने ठंडे पदार्थ की ओर जाने के लिए उत्सुकता होता है। जैसे मान लीजिए अभी आपको यहाँ पर गर्मी लग रहा है, आप ही का मन करता हो कि हम ठंडा वाले स्थान पर जाके खड़ा हो जाएं, तो यही नियम है गर्मी के अंदर में। तो आप लोग को बता दें कि पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी के निर्माण होने के क्रम में जो है कि उसमें CO2 की मात्रा बहुत अधिक था, क्योंकि जहां पर CO2 की मात्रा अधिक होता है वहां पर गर्मी अधिक होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि CO2 की मात्रा को कम कीजिए और तभी जो है कि वहां पर गर्मी कम लगेगा। ये सब याद रखिएगा। जैसे आप लोग जब ट्रेन में जनरल बोगी में पूरा घुस के जाते हैं पूरा भीड़ भाड़ में, तो आदमी कहता है कि पूरा गर्मी लग रहा है, आदमी बहुत है, क्योंकि वहां CO2 की मात्रा अधिक होता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं अधिक मात्रा में और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक छोड़ देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, जो है कि आपका 17% हो जाता है। हम लोग 21% ऑक्सीजन लेते हैं और 17% जो है कि आपका ऑक्सीजन कन्वर्ट होकर CO2 में निकलता है बाहर। तो बताइए वहां का वातावरण तापमान गर्मी होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए क्वेश्चन आता है कि हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो CO2। कौन सा है? CO2। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे वायुमंडल में जो गर्मी का जो स्तर बढ़ रहा है वह कौन से गैस के कारण? तो CO2 के कारण। किसके कारण? CO2 के कारण। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, आता है एग्जाम में, इसको जो है कि याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को, ऐसे आप लोग याद रख लेते हैं लेकिन और अच्छा से याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि काम करने तथा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और शक्ति का मतलब वाट होता है। शक्ति का मतलब क्या होता है, वाट होता है। और आप लोग को पता है ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत ये किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर, किसी पदार्थ के अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है, चिरेलिटी। क्या कहलाता है, चिरेलिटी। किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर असंवेदनशील, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई पदार्थ है, मान लीजिए यह मोबाइल है, यह एक पदार्थ है, तो कहता है किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर, यानी इसका जो प्रतिबिंब बनाएंगे हम आईना में, जो है कि पर असंवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है। कि असंवेदनशील का मतलब अगर कोई इस पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है, या कोई ये संवेदनशील पदार्थ के रूप में नहीं है, अगर यह कोई कार्य नहीं कर रहा है, यानी सीधा ये दिखाई पड़ रहा है, अगर यह हिल डुल रहा होता है, ये इसको कहते हैं संवेदनशील है। लेकिन मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ हम रख दिए जो कि निर्जीव के रूप में है, तो वह जो है कि सीधा उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ते रह जाएगा। लेकिन हम अपना चित्र अगर देखेंगे तो वह हल्का हिलते डुलते रहेगा हमेशा। तो याद रखिएगा, यह जो आपका ठोस पदार्थ के रूप में हम रख दिए हैं, इसका असंवेदनशील जो प्रक्रिया है, यानी ये कोई एक्टिविटी नहीं दिखा रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग चिरेलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, चिरेलिटी कहेंगे, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन बता देते हैं, आपका प्रतिबिंब जो है कि आईना में पूरा देखने के लिए तो जो है कि कितना लंबाई होना चाहिए, जो है कि तो याद रखिएगा कि कम से कम जो है कि वस्तु का आधा होना चाहिए, वस्तु का आधा लंबाई होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, विभवांतर, धारा और प्रतिरोध को मापने वाली सर्वोच्च उपकरण कौन सी है, मल्टीमीटर। कौन सी है, मल्टीमीटर। लेकिन विभवांतर को जब हम अलग से मापेंगे तो वोल्ट मापी में मापेंगे, और विद्युत धारा को अलग से मापेंगे तो आमीटर में मापेंगे, और प्रतिरोध को अलग से मापेंगे तो ओम मीटर में मापेंगे, ओम मीटर में मापेंगे। लेकिन तीनों को मिला के एक यंत्र में मापने वाला मल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत उत्तक का अध्ययन किया जाता है। तो उत्तक का अध्ययन उत्तक विज्ञान में करते हैं, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन नहीं रहेगा आपको। ऑप्शन में देगा आपको हिस्टोलॉजी। क्या देगा, हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी होता है, और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी होता है। कोशिका का अध्ययन क्या होता है, साइटोलॉजी होता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, टेट्राफ्लोरोएथेन, टेट्राफ्लोरोइथेन को मुक्त मौलिक या पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर क्या बनता है, टेफ्लॉन। क्या बनता है, टेफ्लॉन। तो सीधा आपको याद रखना है टेफ्लॉन। बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है कि सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि टेफ्लॉन का निर्माण किससे होता है, तो जिस ऑप्शन में आपको ठेलॉन करके मिलेगा, यानी टेफ्लॉन करके नाम मिलेगा, उसी को टच कीजिएगा। ये क्वेश्चन ओरिजिनल है, एग्जाम का आया हुआ है। तो टेफ्लॉन जो बनता है वह टेट्राफ्लोरोइथेन से बनता है। टेट्राफ्लोरो यानी टेफ्लॉन। तो याद रखिएगा, टेफ्लॉन वही चीज को कहते हैं, जैसे आप लोग रोटी वगैरह बनाने के लिए आप लोग देखते होंगे कि जो चीज मान लीजिए कढ़ाई में नहीं चिपकता है, उसमें वो परत चढ़ा दिया जाता है, उसमें कोई चीज नहीं चिपकता है। तो बर्तन में जो आपको जो कि चढ़ाया जाता है कि उस पर नहीं चिपके कोई पदार्थ, तो वह टेफ्लॉन की ही परत चढ़ाई जाती है। कौन सी परत, टेफ्लॉन का परत पर चढ़ाया जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है, उत्प्रेरक। कौन रहता है, उत्प्रेरक। आप लोग को पता है कि अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है और घटा सकता है उत्प्रेरक, जिसको हम लोग कैटेलिस्ट कहते हैं। और इसी उत्प्रेरक का खोज बर्जीलियस ने किया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है, साइक्लोट्रॉन। किसका क्या होता है, साइक्लोट्रॉन। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि आवेशित कण या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए जो मशीन का उपयोग किया जाता है उसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन। यानी कि आवेशित कण, यानी मान लीजिए एक तार है, इस तार में जो है कि आयन या इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा प्रभावित होती है। इलेक्ट्रॉन के जो है कि आपका इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण या एक जगह से दूसरे जगह जाने के फलस्वरूप ही आपका
प्रभावित होता है, या फिर मान लीजिए ये कलम है या फिर एक तार है, इसमें मान लीजिए इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तभी हम समझेंगे कि विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। लेकिन विद्युत धारा के प्रभाव की गति को और फास्ट करने के लिए इसको साइक्लोट्रॉन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? यानी कि कोई अभिक्रिया की दर या आवेशित कण, यह भी तो आवेशित कण ही है, इसको आवेश के फलस्वरूप अगर मान लीजिए कि एक जगह से दूसरे जगह जो मौलिक कण है वो आवेश के फलस्वरूप जा रही है, तभी विद्युत धारा संपन्न हो रही है। और आप लोग को पता है कि इसको त्वरित करने के लिए और फास्ट करने के लिए और स्पीड बढ़ाने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्रुत परिपथ में ले जाने वाले विद्युत स्थितिक डिवाइस का क्या नाम है? ट्रांसफार्मर। क्या नाम है? तो जैसे मान लीजिए आपको एक ट्रांसफार्मर गांव में लगा हुआ रहता है और उसमें जो बाहर से जो लाइट आता है, बिजली ऑफिस से जो लाइट आता है, वो मान लीजिए 11,000 आया या जो भी आया, यानी हाई वोल्टेज आया, और उसको कन्वर्ट करके गांव में जो वितरित किया जाता है, क्या 11,000 तो नहीं किया जाता है, वो आपको 220 या 440 किया जाता है। तो ये जो किया जाता है वो जो कि बिजली काटे बिना डायरेक्ट उसको कम करके ऊर्जा को ट्रांसफर कर रहा है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्रुत परिपथ में ले जाने के लिए किस विद्युत स्थितिक डिवाइस को? ट्रांसफार्मर का प्रयोग। और ट्रांसफार्मर का खोज माइकल फैराडे ने किया है। किसने किया है? माइकल फैराडे ने। और डायनमो का खोज भी फैराडे ने किया है। डायनमो का खोज भी किसने किया है? फैराडे ने। और फैराडे जो है वह किसी का जो है कि आपका राशि का मात्रक है, यानी विद्युत धारिता का मात्रक फैराड है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है? फैराड है। क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि दबाव का सूत्र क्या होता है? तो दबाव बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर यानी थ्रस्ट बराबर सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। दबाव बराबर या थ्रस्ट बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं। और 1 न्यूटन का मान होता है 10⁵ डाइन के बराबर। और याद रखिएगा कि आपका एक एटमॉस्फेयर जो होता है, यानी एक वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है वह होता है 10⁵ बार के बराबर। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उसे उर्वरक कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए हम धान का खेती किए, धान बोए या फिर धान को रोपे, धान रोपने से पहले हम उसका अच्छा से खेत का जुताई करवाते हैं, उसमें पानी देते हैं और विभिन्न प्रकार का यूरिया और पोटास देके जो है कि उसमें हम धान को रोपते हैं। तो इससे क्या हुआ कि वो एक उर्वरक के रूप में दे रहे हैं, फर्टिलाइजर के रूप में दे रहे हैं, जिससे कि अधिक जो है कि अधिक से अधिक हमको फसल की प्राप्ति हो। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है? तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3.84 यानी 3,84,000 किलोमीटर के बराबर होता है, यानी 3.84 गुना 10⁵ किलोमीटर होता है, यानी 384। याद रखिएगा, आपका काम चल जाएगा एग्जाम में। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होता है 384 करके याद रखिएगा, काम चल जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट होता है 3.84 गुना 10⁵ जो होता है 5 किलोमीटर। कितना होता है? 5 किलोमीटर। और आपको हम बताए थे कुछ देर पहले कि चंद्रमा का द्रव्यमान 10⁻22 होता है। 10⁻22 होता है 7 पॉइंट कुछ बताए थे, 7 पॉइंट गुना 10⁻22 जो केजी होता है वो हो गया आपका किसका? चंद्रमा का द्रव्यमान। लेकिन आपको याद रखना है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है 384 लाख, या फिर आपका याद रखिएगा 3.84 गुना 10⁻, जो है कि आपका 5 किलोमीटर के बराबर। और आपको एक क्वेश्चन बता दे कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है कि जब नजदीक रहती है, यानी कम से कम दूर रहती है, पृथ्वी और सूर्य के पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम रहती है, उसको जो है कि उपभू कहा जाता है। क्या कहता है? उपभू। जैसे आप लोग देखे होंगे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जब अधिक रहता है उसको अपसौर कहते हैं। वहीं हम अब बात कर रहे हैं चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का, अगर हम लेते हैं तुलना करते हैं, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अगर अधिक रहता है उसको अपभू कहते हैं। अपभू यानी उधर अपसौर, इधर अपभू। ठीक है, अपभू यानी भूमि यानी पृथ्वी। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जब नजदीक रहता है उसको उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभू। यानी समझ में आ गया होगा, उपभू और अपभू, उपसौर और अपसौर दोनों एक तरह से सेट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। यह एथाइन भी मारिएगा तो काम चल जाएगा। और आईयूपीएसी जो होता है वो जो है कि नाम लिखने का एक प्रक्रिया है केमिस्ट्री के अंदर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने के लिए सूत्र है वेग बटे समय। वेग बटे समय। और आपको हम और इसको डीप में बताते हैं कि वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन को त्वरण करते हैं। वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसका मतलब वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण जो कह रहे हैं हम लोग, इसका मतलब है कि वेग को जो मापते हैं मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। यानी कि वेग का जो मतलब हो गया मीटर प्रति सेकंड, और ऊपर से हम उसको समय से भाग देना पड़ेगा, यानी एक और सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड जो स्क्वायर हो गया वह आपका त्वरण हो गया। क्या हो गया? त्वरण। यानी कि वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। अब वहां हम बोल रहे हैं कि वेग में परिवर्तन की दर, इसका मतलब एक और समय से भाग देंगे, यानी वेग अपना पहले पास में रखा हुआ है मीटर प्रति सेकंड, आप प्लस में उसको एक और एस से भाग देंगे तो नहीं हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी दो नीचे ऐसा जाएगा। तो इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया आपका त्वरण का मात्रक। और इसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है आपका v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी का कहने का मतलब है, मान लीजिए पहले हम शुरुआत में 10 के स्पीड से जा रहे हैं, 2 सेकंड में गति बढ़ा के 20 सेकंड कर दी, 20 मीटर प्रति सेकंड कर दिए। इसका मतलब पहले मेरा प्रारंभिक चाल 10 था, अंतिम चाल 20 हो गया, और 2 सेकंड में हम इस गति को चेंजिंग मारे, तो इसका मतलब v माइनस यू बाई टी। अब v मतलब हो गया अंतिम चाल, u मतलब हो गया प्रारंभिक चाल, u मतलब प्रारंभिक चाल। तो इसका मतलब प्रारंभिक मेरा में पहले 10 था, अंतिम हो गया 20, तो दोनों को घटा देंगे। अब बटे 2 सेकंड में हम गए तो 2 से भाग दे देंगे, और यहाँ पर तुमको जो है कि ऋणात्मक त्वरण मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको ऋणात्मक त्वरण मिलेगा। और ऋणात्मक त्वरण जो होता है उसको जो है कि हम लोग जो है कि क्या कहते हैं? रिटार्डेशन करते हैं। इसको हम लोग मंदन करते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो चाल हो रहा है वह -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो रहा है, लेकिन मंदन में हम माइनस नहीं लगाते हैं, लेकिन वो ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। इसको मंदन करते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। याद रखिएगा, यानी कि v माइनस यू बाई टी जो निकलता है वह a निकलता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया का खोज मेल्विन केल्विन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसका इकाई का नाम है क्वांटोसोम। क्या नाम है? और प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग में किसमें होता है? और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य भी किस रंग का? लाल का। जब सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का अधिक हुआ, इसका मतलब सबसे कम प्रकीर्णन लाल का। सबसे कम प्रकीर्णन लाल का। और आप लोग को बता दें कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का। इसका मतलब सबसे कम बैंगनी का तरंगदैर्घ्य हो रहा है, इसका मतलब सबसे अधिक जो प्रकीर्णन होगा वो बैंगनी का होगा। यानी तरंगदैर्घ्य बराबर जो होता है वह आपका जो है कि उल्टा होता है किसका? प्रकीर्णन का। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट सवाल आप लोग को बताना है। बताइएगा, शीर्ष ग्रंथि, शीर्ष ग्रंथि जिसको हम लोग कहते हैं पिनियल ग्रंथि, जिसको हम लोग कहते हैं पिनियल ग्लैंड, तो शीर्ष ग्रंथि क्या कौन सा स्रावित करता है हार्मोन? तो याद रखिएगा मेलाटोनिन। मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन का स्राव करती है वह आपका शीर्ष ग्रंथि या पिनियल ग्लैंड करता है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चन आज का आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कि जरूर बताइएगा। तो आप लोग के लिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। तो आप लोग के लिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आज का आप क्वेश्चन बताइएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप सभी इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे कि हम लोग भी आगे बढ़ सके और जो है कि एक अलग पहचान बना सके। लेकिन इसके लिए आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तभी संभव है, अन्यथा हम कुछ नहीं है आपके लिए। लेकिन आपको हम ये आशा दिलाते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे लगातार बनकर तैयारी करते हैं तो आपका जीके, जीएस और करंट अफेयर्स बहुत ही मजबूत होगा, यह गारंटी है। क्योंकि आप समझिए जीके जीएस अगर आप रेगुलर रूप से फॉलो करते हैं तो आपका जो है कि आराम से याद हो जाएगा। और हमको पता है कि क्वेश्चन का लेवल कौन सा एग्जाम में कैसा पूछता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो आज हम सेशन को समाप्त कर रहे हैं यहीं पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।